नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसका वास्ता लोकतंत्र से भी है, देश से भी है और देश के साथ साथ भारतीय जो सरकारें हैं राज्यों की उनसे भी जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि इस मुद्दे का असर चौतरफा होने वाला है। दरअसल पिछले दिन भी हमने कल बात की थी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ कब तक। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई कर रहे थे। हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने ये काम सुनवाई का अगली बेंच के सुपुर्द कर दिया। चंद्रचूड़ जस्टिस जो हैं वो अपने दो साथी जजों के साथ इसकी सुनवाई करेंगे, न्यायमूर्ति उनके साथ होंगे। लेकिन ये भी कहा गया है इस पूरे मामले में कि क्या इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार को सभी दलों की बैठक करके सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला पॉलिटिकल है और जब तक राजनीतिक पार्टियां मुफ्त के वादों के मामले में एक मत नहीं होंगी तब तक कानून का डंडा कितना असर करेगा ये मुझे लगता है कि भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी जो सब बातें हैं वो उसका केंद्र यह है कि अगर मुफ्त की घोषणाएं चलती रही, प्रतिस्पर्धाएं होती रही, तो ये कब तक जाएंगी आगे, क्योंकि इससे तो राज्य और देश सब बर्बाद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कल की तरह हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व उप महाधिवक्ता बैरिस्टर अजय मिश्रा जी जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के बड़े कॉलमिस्ट श्री जी के छिब्बर जी और हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में फिर आज अजय मिश्रा जी से करूंगा। अजय जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। दरअसल कल समय भी कम था और हमें लगता है कि आज जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रमन्ना साहब ने अपना फाइनल वर्डिक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी राय बता दी कि रिटायरमेंट के बाद सरकार किसी को नहीं पूछती। इसलिए एक सुझाव ये भी आया था आज की बातचीत में, सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हुई थी, जो बहस हुई थी, वकीलों ने कहा था कि क्यों नहीं एक हम ऐसी कमेटी बनाएं जो रिटायर्ड जज उसकी अध्यक्षता करे। हालांकि रमन्ना साहब ने पूछा था कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, तब सुझाव आया था कि किसी रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम जानते हैं कि देश में रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकार पूछती नहीं है, तो ये एक तकलीफ भी है। लेकिन मैं एक बात और करके अपनी बात खत्म करता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि क्यों ना केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करती है, क्योंकि मामला राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है और हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त के वादों की झड़ी लगाती है और ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जो आत्मघाती और देश की अर्थव्यवस्था को पाताल में ले जाने वाली है। कुएं में गड्ढे से तो हम पहुंच ही गए हैं, अब हम पाताल में चले जाएंगे अगर इसको रोका नहीं। आपकी राय? कानून अपनी जगह है, देश में नैतिक दबाव की भी जरूरत है और सरकार को भी इसमें बड़े मन से आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी राय? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये रेखांकित करना चाहूंगा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने इसकी सुनवाई की दिशा निर्धारित कर दी है जी। अर्थात अब ये पूरा विषय बिना समग्र विचारण के नेपथ्य में नहीं जाएगा। इस पर विचारण होगा और इस पर विचारण होने के बाद जो रास्ते निकल सकते हैं, जो तरीके निकल सकते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श होगा और बड़े लेवल पर आदेश पारित किए जाएंगे। जहां तक आपने सवाल पूछा कि राजनीतिक दलों की इसमें सम्मिलितता आवश्यक है कि नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आवश्यक है, क्योंकि वे ही तो इनके मेन प्लेयर हैं। उन्हीं की राजनीतिक इच्छा शक्ति और उनकी जो सामूहिक इच्छा शक्ति होगी, अगर वो इस दिशा में मोल्ड किए जा सकेंगे तभी इसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें बहुत अनिवार्य हैं। और जहां तक बड़े हाई पावर कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है कि निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी बहुआयामी समस्या है, इसके इतने सारे विभिन्न प्रकार के इसमें प्रकल्प हैं कि उन सारी चीजों पर विचारण करने के लिए एक ऐसी हाई पावर कमेटी चाहिए जिसमें विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञ सम्मिलित हों, जो अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का प्रयोग का इस्तेमाल कर ऐसे दिशा निर्देश बना सकें जिससे इस समस्या के ऊपर निदान पाया जा सके। बेशक आपने ठीक कहा कि इस पूरे मामले में जो सीजीआई ने उन्होंने दिशा तय कर दी है और मुझे लगता है कि देश इस तरफ चल पड़ा है। और जैसे आपने कहा कि इस पूरे मामले में पॉलिटिकल पार्टी अगर तय कर लें तो हमें लगता है कि काफ़ी कुछ, लेकिन हम वैसी बात कर रहे हैं, राजनीति का मामला है, बहुत संभल कर लोग बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी धस्ता करूंगा कि दरअसल
ये ऐसा मामला है कि चोरों के हाथ में अगर आप चाबी सौंप देंगे तो चोरी बंद हो जाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद घोषणाएं करती हैं मुफ्त की, अगर उनके जिम्मे कर दिया जाए कि आप क्यों ना एक ऐसी गाइडलाइन तय कर लें जो उसको खुद ही रेखांकित करे और बाद में आप सब उसका पालन करें, और इसके पालन कराने के लिए कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, आपके पास जानकारी भी है, और लेकिन इसी बीच में हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। दरअसल देश इस बारे में सोचने लगा है। सुप्रीम कोर्ट अगर सोच रहा है, इसका मतलब कि बात गांव देहात से निकलकर, शहरों से निकलकर, मेट्रो कल्चर से निकलकर कोर्ट तक चली गई है, और वो भी देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्या लगता है, गांव के लोग, कस्बे के लोग इस पूरे मुद्दे पर फ्री की जो घोषणाएं होती है पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें क्या सोचते हैं? राघवन जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देश के दूरगामी और व्यापक आर्थिक हितों के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस मुद्दे का नियमन बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल कभी भी इस मुद्दे पर न अपनी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के रनिंग जस्टिस की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें विशेषज्ञों के अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हो, और ये स्पष्ट कर दिया जाए कि लोक कल्याण के लिए जो जरूरी सुविधाएं लोगों को देना है उसकी एक अलग सूची हो। जैसे संविधान में सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तो वो सूची हो। और एक इसके अलावा जो मुफ्त की रेबड़ी वाली बातें हैं वो एक दूसरी तरफ हो, और राजनीतिक दल इसमें एक, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक स्ट्रिक्चर पारित करे कि ये संविधान के मूल ढांचे में है कि देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जहां तक गांव का सवाल है तो गांव में अभी इसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि आम आदमी के स्तर पर इसकी कोई खास चर्चा नहीं आई है। लेकिन यह गांव पे मैं एक गांव का चूंकि संदर्भ निकला है तो एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो रेवड़ी वाली कल्चर है इसमें गांव की जो पंचायतें हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। राघवन जी, गरीबी रेखा की सूची का फाइनल जो निर्धारण होता है वो गांव की पंचायत करती है, और गांव की पंचायत में क्या होता है, जो सरपंच होते हैं वो अपने हिसाब से वोटों के लिए इतनी ज्यादा इस सूची को बढ़ा देते हैं कि मेरे ख्याल से लगभग 80% लोग इसमें फर्जी हैं। तो अगर इस रेवड़ी कल्चर को बंद करना है तो सब सरकार के पास हर आदमी के आर्थिक आंकड़े हैं, टोटल आंकड़े हैं। सरकार चाहे तो उन आंकड़ों के आधार पर उन्हें निकाल सकती है, लेकिन सरकार भी हिम्मत नहीं करती। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए कि जो गरीबी रेखा की सूची है उसके लिए सरकार एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और इसके बाद सरकार के उन आंकड़ों के आधार पर, डिजिटल आंकड़ों के आधार पर एक अपने आप हर गांव की एक लिस्ट बन जाएगी। ये लोग गरीब रेखा के है, तो 80% की जो लिस्ट घटेगी उससे इस देश का बहुत बोझ कम होगा। और इसके बाद उन्हें जो 80% लोग हैं, और इसके बाद जो किसानों के लिए जो सरकारें जो योजनाएं करती हैं, मेरे ख्याल से इसमें दो लोग महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा किसान भी कम पीड़ित नहीं है, कम प्रताड़ित नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट अपने दिशा निर्देश में, इसमें निर्वाचन आयोग भी शामिल हो, सभी राजनीतिक दल शामिल हो, और इसे संवैधानिक ढांचे के रूप में परिभाषित करे तो ही तो काम की बात है। नहीं, इस देश का भविष्य में जिस तरह से रेवड़ी कल्चर बढ़ रही है, कांग्रेस एक कदम बीजेपी से आगे जाती है, बीजेपी एक कदम कांग्रेस से आगे जाती है, केजरीवाल जी कुछ घोषणाएं कर देते हैं, एक दिन वो आएगा जब श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। बिल्कुल। तो श्रीलंका की जो बर्बादी है वो उसने कह सकते हैं कि देश को डरा दिया है। मैं लौटूंगा, आपने दो चीजें इसमें जोड़ी हैं कि गांव, गरीब आदमी और किसान। मुझे लगता है कि गांव और किसान को लेकर, गरीब को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियों की दिक्कत यह है कि हम जो बेरोजगार हैं, जिनको बेकारी भत्ते की बात करते हैं कि हम उनको 6,000 रुपये, कोई कहता है कि 2,000 रुपये महीना उनके खाते में जमा करेंगे, यहाँ से देश में मुझे लगता है कि आर्थिक दबाव शुरू होता है। और दूसरी बात यह कि जो मुफ्त के मामले में आप बिजली की बात करते हैं कि 300 यूनिट, 500 यूनिट, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसके बाद स्कूटी फ्री देंगे, तो ये जो मुफ्त के आपने पिटारे खोल रखे हैं, इस पर मुझे लगता है कि चिंता है, और सबकी राय भी यही है कि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगे, क्योंकि ये
अनंत काल तक चलने वाला मामला नहीं, क्योंकि अगर आप समुद्र से भी पानी निकालेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी, उसमें भी कमी आ जाएगी। ये तो फिर देश में आर्थिक स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। और सवाल ये है कि क्या ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, मुझे लगता है कि कोई भी दल नहीं चाहेगा कि इस काम को हम बंद करें, क्योंकि वो तो आसमान से तारे भी लाकर दे सकते हैं, बशर्ते कि मुद्दाता उनको इस बात की गारंटी दे दे कि सरकार उन्हीं की बनने वाली है। फिर सरकार बनने के बाद भले ही वो कुछ दे ना दे, सरकार में आ जाए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलिटिकल पार्टी की जो मानसिकता पे बात करी है कि सत्तारूढ़ जो है भाजपा समेत सारा ही दल ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुफ्त रेवड़ी बांटी जाए, तो कोर्ट अगर अपने दिशा निर्देश बना देता है, मुझे लगता है इन स्थितियों में तो ही इस पर कहीं किसी हालात में रोक लगने की संभावना है। क्योंकि जब राजनीतिक दल यदि खुद तय करेंगे तो वहाँ भी बहुमत का जोर होगा कि जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से उन नियमों को बना लेगा। क्योंकि अगर वो ये सब वैसे सबसे अच्छी बात है कि राजनीतिक दल खुद तय कर लें, लेकिन फिर उन पर नज़र कौन रखेगा? अगर वो वायलेट करते हैं अपने नियमों को या कोई चीज़ पे कोई गली निकालते हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर उन पर एक्शन कौन होगा? तो ये अगर ये चीज़ होती है तो फिर सही है कि जैसा कि चाबी उन्हीं के हाथ में सौंप दी जाए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें या तो कोई एक ऐसी बॉडी हो जो उसकी निगरानी करे, उस पर सवाल जवाब करे, वो सक्षम हो, साधिकार हो और वो किसी चीज़ को पनिश कर सके, तो अदरवाइज वो बहुमत के खेल में पूरा चीज़ें उलझ जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट के पास विषय आया है और सुप्रीम कोर्ट इसमें चाहेगा तो वो जस्टिस अभी रिटायर होने वाले हैं, दूसरे आएंगे, जो भी आएंगे, लेकिन जो एक्टिंग जो जज होगा वो कुछ ना कुछ इसमें अच्छे और कोई ठोस रास्ते निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, कोर्ट अभी जो भी परिस्थितियां, उसके बावजूद ये माना जाता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है या कोर्ट ने कुछ कहा है तो वो गंभीर बात है और सरकार उसका काफ़ी हद तक, सरकार या सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल उसका पालन करते हैं, क्योंकि सत्ता आएगी जाएगी, राज्यों में सब जगह अलग अलग चीज़ें, स्थितियां बनेंगी। तो बेहतर ये होगा कि या तो अगर राजनीतिक दलों के हाथों में चीज़ें सौंपी जाती हैं तो उसके ऊपर एक बॉडी हो निगरानी करने की, कोर्ट की समिति हो, जैसे वन के कोई मामले होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी निगरानी करती है पूरे देश में, फॉरेस्ट के जो मामले हैं, भले राज्य सरकार फैसला करे, तो इस तरह की कोई चीज़ निगरानी होनी चाहिए और फिर वो या तो पॉलिटिकल पार्टी को सौंप दी जाए। अदरवाइज कोर्ट एक मोटी गाइडलाइन तो मुझे लगता है बना ही सकता है। एकदम इसमें जो बात निकल कर आई वो ये भी है कि एक सुझाव ये भी था इसमें कि एक कमेटी बन जाए, 3 महीने में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश कर दे और फिर कोर्ट उसको आगे बढ़ाए। लेकिन मैं छिब्बर जी आपसे थोड़ा सा कानून से अलग का सवाल करूंगा, तो नैतिकता से जुड़ा हुआ, कि जो मुफ्त की घोषणाएं करते हैं राजनीतिक दल, वो सबसे पहले एमएलए एमपीज को जो मुफ्त की सुविधाएं दी जाती है वहाँ से शुरुआत करें कि उनको मुफ्त का लोन नहीं मिलेगा, यानी बिना ब्याज का लोन नहीं मिलेगा, सरकार उनके लोन की जो किस्तें वो सरकार पटाती, इनकम टैक्स मान्यों का सरकार भरती है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत लोकसभा विधानसभा की कैंटीन से होनी चाहिए, जो फ्री का या सस्ता खाना होता है वो बंद करना चाहिए, उनको रियायतें बंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन को रियायतें बंद हो रही है तो फिर माननीय को मुफ्त की चीज़ें क्यों मिलनी चाहिए। ये बहुत सारे सवाल है, आपकी बात पूरी हो फिर मैं ये जरूर बताऊंगा इसमें कि आज की सुनवाई में खास बातें क्या हुई। अभी आपकी राय, क्या माननीयों की मुफ्त की जो सुविधाएं वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो सरकार से जुड़े लोगों से होनी चाहिए, आपकी राय? राघवन जी, बहुत ठीक सवाल आपने ये किया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि इनको 15,000 रुपये महीना मोबाइल का मिलता है, जबकि 500 रुपये महीने में मेरा सब जगह पूरे वर्ल्ड में बात करता हूँ मैं जी। तो वही अब कितना वेस्टेज है, सारे एमपी एमएलए और उनका। और ये तो मेरे ख्याल से मामला अपराध का भी है, क्योंकि अगर लैंडलाइन फ़ोन बंद हो गए लेकिन लैंडलाइन फ़ोन का भत्ता एमएलए एमपीज लेते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसका धड़ल्ले से भुगतान भी हो रहा है, और ना तो उनका भुगतान बंद हो रहा है और ना वो माननीय भुगतान को लेने से मना कर रहे हैं, जबकि वो लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ये सब फोर्जरी है जी। जबकि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये अपने आप को वो जनता के मतलब वो मालिक समझते हैं, और बीच में तो उन्होंने कहा था कि हमारी तनख्वाह आईएएस अफसर से ज़्यादा होना चाहिए, 1 कम से कम 1 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा था। जबकि प्रजातंत्र में ये जनता की सेवा के लिए है, ये कुछ सैलरी नहीं मिला चाहिए, लेकिन उनका भत्ता ऐसा बना दिया है। तो इसीलिए कल एक कॉन्फ्रेंस में सीजीआई ने कहा था कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो जनहित याचिकाओं के माँ से हमें करना पड़ता है, और इतनी जनहित याचिकाएं हमारे लगी हैं, उसका बोझ पड़ गया। पर्यावरण के संबंध में हमने डायरेक्शन देने पड़े, चाइल्ड लेबर के संबंध में हमको डायरेक्शन देने पड़े,
बंधुआ लेबर बॉडी लेबर के संबंध में देने पड़े, धूम्रपान के संबंध में देने पड़े। अब ये सब सरकार के काम है और ये काम मतलब न्यायपालिका का नहीं है, कानून बनाने का काम है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस जो ये मुद्दा है इस विषय पे भी सर्वदलीय बैठक नहीं हो रही है, ना राज्य के जो सरकार है इस बारे में कोई बोल रही है। तो इस पर भी उन्होंने बड़ी अनफॉर्चुनेट कहा था। वो तो ये है कि सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे, सरकार बनाने के लिए देश आर्थिक कंगाल हो जाए, दिवाली हो जाए। लेकिन मैं बताऊं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई थी उसमें मेहता साहब जो उन्होंने कहा कि हमसे जो भी मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा, जिसका हमने जिक्र किया, कि 3 महीने के लिए कमेटी बन जाए जो अपनी रिपोर्ट दे दे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कुछ है तो क्या ऐसे फ्री स्कीम कहा जा सकता है। ये बात भी होनी चाहिए, क्योंकि घोषणा पत्र है वो किसी सरकार का पत्र नहीं है, पार्टियों का पत्र है। असल में दिक्कत यहीं से हो रही है कि वो घोषणा पत्रों के जरिए ही लोग सरकार तक पहुंचते हैं। घोषणा पत्र एक सीढ़ी है सरकार में पहुंचने की। अगर आप लोगों को बहुत सपने दिखा देंगे और वोट ले लेंगे और बाद में जब आपका खजाना खाली है, सपनों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो हमें लगता है ये धोखाधड़ी भी है। इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अजय मिश्रा जी, दरअसल ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो रमना साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इस पर राय तय करे, तब मुझे लगता है कि चीजें बढ़ेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई राय देगा तो देश उसको गंभीरता से सुनेगा और राजनीतिक दल भी नैतिकता के दबाव में, या हम कहें कि शर्मा शर्मी में से ही इस पर बात करेंगे और एक देश में माहौल बनेगा। और जब माहौल बनेगा तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आपकी राय? देश में माहौल तो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट तैयार है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि उसके पास ना नाखून है ना दांत है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। आपकी राय? निश्चित तौर पर आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज का संज्ञान लेकर इस पूरी चर्चा को शुरू किया है, ये कैसा इनिशिएटिव है, ये बिना सुप्रीम कोर्ट के संभव नहीं है। क्योंकि मैं कम से कम हमारे देश के राजनीतिक दलों के प्रति सम्मान रखते हुए भी फिर भी ये व्यक्त करूंगा कि उनमें इतनी सामाजिक चेतना नहीं है कि वो ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट जाहिर करें, क्योंकि ये सबके निजी स्वार्थ है उसमें, और सब अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारे फ्रीबीज बांटे जाते हैं। और उस समय बांटे जाते वक्त सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि केन प्रकारण कैसे भी करके सत्ता की कुर्सी पर हम बैठे, चाहे फिर देश और समाज और देश की अर्थव्यवस्था कहीं भी जाए। तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही और उन्हीं के नेतृत्व में ही ये सारी कार्रवाई, ये सारा विचार विमर्श संभव हो सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल दबाव बना रहेगा तभी तक कि मुझे इस बात की कोई संभावना प्रतीत होती है कि इस देश में ऐसा कोई समावेशी कानून बन सके जिसमें सारी गतिविधियों को पर प्रतिबंध के बारे में विचार किया जा सके, उनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया जा सके, और निश्चित तौर पर एक ऐसी बॉडी, आपको परपीचुअली कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि जो इनके वायलेशन करने वाले हैं वो खुद शक्ति समर्थ हैं, वो मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी उतनी ही सक्षम बॉडी होनी चाहिए जिसके पास पूरी पात्रता हो, क्षमता हो, अधिकारिता हो और सामर्थ्य हो। बिल्कुल, अभी तो संयम है, कोतवाल की स्थिति है कि एमएलए एमपीज गड़बड़ करते हैं, संसद और विधानसभा उनकी चीज़ों को जस्टिफाई करती है। एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि जब उनके वेतन भत्ते की बात होती है तो आप देखिए हर पार्टी के लोग 1 सेकंड में सब चीज़ों को तय कर देते हैं कि वेतन बढ़ गया, भत्ते बढ़ गया। लेकिन एक बात का आपने जिक्र किया था कि अगर हम इस आर्थिक स्थिति की बात करें राज्यों की और देश की, तो हर व्यक्ति पर करीब, आपने जो बातचीत में कहा था कि 1 लाख रुपए इस देश का हर व्यक्ति कर्जदार है। उस पर अगर आपके पास और कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें। नहीं, बिल्कुल, वो अभी इसी जो ये PIL लगी है इसी में सारे आंकड़े दिए गए हैं कि पूरे राज्यों पर समेकित रूप से 150 लाख का करोड़ का कर्जा है चढ़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जिसको अगर मैं बोलूं तो बैसाखी पर टिकी हुई है। वो तो भारत संयोग से एक सबसे बड़ा देश है जहां पर उत्पादकता भी सबसे ज्यादा है, कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा है, और हम विभिन्न आयामों में हमारी आर्थिक जो गतिशीलता है वो है, जिसके कारण हम चल रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे समाज और हमारी आर्थिक व्यवस्था को चला रही है, हमारी जो सदियों से एक बचत की आदत रही है परिवारों की कि आड़े वक्त के लिए कुछ बचा के रखना, उनके कारण जो एक कुशन और बफर बना है उसके कारण भी हमारी राजनीति और समाज चल रहा है। परंतु ये, जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो राजनीतिक के कर्ता धर्ता है जिनमें MLAs भी है, MPs भी हैं, उनमें तो एका है बिल्कुल इस बात पे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा विधि सम्मत अधिकारिता के नाम पर लूट सके या कॉर्नर कर सके, हमारे लिए जिम्मेदारी
आप बताइए, पेंशन का प्रावधान किया गया है। 2005 से अखिल भारतीय सेवा सर्विस के लोगों के लिए पेंशन नहीं है, अखिल भारतीय पुलिस सर्विस के लिए पेंशन नहीं है, सिविल सर्वेंट्स के लिए पेंशन नहीं है। इन एमएलएस के लिए जो एक दिन भी अगर गलती से संसद में चला गया है या विधानसभा में चला गया, उसके लिए पेंशन है पूरे जीवन भर। और इसके साथ साथ अगर वो सांसद भी कभी रहा है तो लोकसभा की भी पेंशन लेंगे और विधानसभा में विधायक भी है तो यहाँ की भी पेंशन लेंगे। तो ये एक तरह से शब्द थोड़ा सा भारी है, खराब है, लूट जैसी स्थिति मच गई है। सब मौसेरे भाई हैं। वो तो भला हो इस पूरे मामले में कि रमना साहब ने जो डीवाई चंद्रचूड़ है, मुझे लगता है कि जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा इनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं इनके परिवार में, तो उम्मीद की जा रही है कि चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में जो कमेटी जो इसमें काम करेगी, जो बेंच काम करेगी, वो कोई ना कोई ऐसा फैसला देगी जो देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि रमना साहब ने इसको शुरू किया है और मुझे लगता है कि इसका अंत जो है वो चंद्रचूड़ साहब करेंगे। आपकी इसमें राय, वकालत के नाते भी और आपके अनुमान के नाते भी, क्या आप सोचते हैं? रमना साहब थे, वो भी बहुत प्रतिभाशाली और बहुत ही प्रगतिशील जज थे जी। चंद्रचूड़ साहब की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं वहां पर बड़ी लंबी विरासत है न्यायप्रियता की और न्याय क्षेत्र में अच्छा कार्य करने की जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने प्रगतिशील जज हैं वो जिनके मन में रंच मात्र भी किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं हो सकता, तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो हमारी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और जो बेंच उसका सुनवाई करेगी, वो कोई ऐसा निश्चित तौर पर ऐसा कोई सकारात्मक नतीजा जरूर आएगा जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, गांव देहात का आपने मुद्दा उठाया था। किसानों को कोई अगर सुविधा मिलेगी तो सरकार, देश पर ज्यादा बोझ नहीं आता। गरीबों के लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं कि गरीब को सुविधा ना दी जाए। जो रेवड़ियां बढ़ती है, मुफ्त के सिलेंडर, मुफ्त के वाहन, मुफ्त का लोन, मुफ्त का इनकम टैक्स में सब जमा करना, दिक्कत यहाँ से है। आपकी इसमें कोई राय हो तो जरूर संक्षेप में बताएं। राघवन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जरूरतमंद है, जिनको वास्तविक जरूरत है, उनको कोई भी मदद हो तो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इससे इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो ऊपर जाती है। इससे किसानों की कोई मदद होती है तो इससे आर्थिक व्यवस्था है उसको बूस्ट होता है। आम आदमी जो बहुत ज्यादा गरीब है उनको जो मदद होती है तो लोक कल्याणकारी राज्य की जरूरत है और वो होना चाहिए। अब मैं सब कहना चाहता हूँ कि जिस तरह निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग है, तो ये समय आ गया है कि संवैधानिक निकाय के रूप में एक आयोग हो जो एग्रीकल्चर है, यानी सरकारी फंड को आम निःशुल्क पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसका नियमन करे, उसका निर्धारण करे। इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट सरकार से न्यायिक आदेश के माध्यम से ये कहे कि इसमें एक हो जो समय बिल्कुल आपने बहुत मुद्दे की बात की रमेश जी की। इसमें आयोग जैसी कोई व्यवस्था अगर होती है तो ये और भी ज्यादा असरदार होगी। आशीष जी, दरअसल हमने कल भी इस पर चर्चा की थी और ये कहा था कि मुफ्त का बेकारी भत्ता देने के बजाय आप बेरोजगारों से काम कराइए। स्कूल में बहुत सारे पद अध्यापक के खाली, आप वहाँ पढ़ाने का काम कराएं। अगर शहरों में कोई बेरोजगार है तो कुछ नहीं काम है तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कराएं। बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो काम करने के बाद पैसा मिले तो देश के लिए भी फायदा होगा। एक तरह से मुफ्त की आदत भी उनकी कम पड़ेगी। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल, बेशक ये तो किया ही जाना चाहिए। इस तरह का भत्ता बांटना और ये बांटना, ये भी एक किस्म का प्रलोभन है और ये खत्म हो जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है कि राज्य सरकारें जो हैं और या जो भी केंद्र है, जो भी सारी सरकार अभी जो लोग हैं, वो अपने स्तर पे भी अभी एक उदाहरण पेश कर सकते हैं आगे आकर। हर जगह पर मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मुफ्त हैं, तो वो वहाँ पे कटौती अगर राज्य सरकारें भी करें तो केंद्र सरकार, जैसे माना जाता है कि अभी केंद्र सरकार चाहती है कि इसकी थोड़ी सी कमी हो, इसकी वो इसके पक्ष में है, तो वो अपने स्तर पर और अपनी सरकारों में इसकी शुरुआत करके दूसरे दलों पे दबाव बना सकते हैं, उदाहरण पेश करते हैं, उदाहरण पेश कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इस पूरे मामले में छिपर जी आपकी क्या राय? मेरा तो ये कहना है कि जैसे भी अजीम शाह जी ने कल भी कहा था, आज भी थोड़ा जिक्र किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई पावर कमेटी जो बनाया है, तो हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऐसी बनाए जिसमें सरकार के बंदे कम हो, पब्लिक के नुमाइंदे ज़्यादा हों और जो उसको सशक्त उसकी पावर हो। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बंदे कम हो, इलेक्शन कमीशन का भी इसमें कोई जरूर, हाँ, इलेक्शन कमीशन को तो खैर पावर देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी और फिर
इसका क्रियान्वयन भी सख्ती होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अभी जनहित याचिकाओं के बाद में जो निर्णय हुए उसके बाद में उसके जो निष्पादन में है, निष्पादन में अक्सर क्या फिर वो मालव टाल में चलता है, साल 2 साल निकल जाते हैं और वो पूर्वाग्रह स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में निष्पादन के लिए भी एक मजबूत समिति की मजबूत जरूरत कमेटी है। होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि अभी उम्मीद की किरण खत्म नहीं हुई है, चंद्रचूड़ साहब के हाथ में कमान आने वाली है और ये सारा मामला वो खुद देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि देश के लिए नई दिशा मिलेगी और जैसा सारे वक्ताओं ने कहा, जय मिश्रा जी ने, रमेश सिंह जी ने, आशीष जी ने और छिब्बर जी आपने भी, हमें भी लगता है कि देश अब इस बदलाव के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को और सरकारों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि असल में जो इस बीमारी की जड़ है वो तो राजनीतिक दल ही है। अगर वो सुधर जाएं तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। जो मुफ्त की संसद भवन में और विधानसभा में जो उनको सुविधाएं मिलती वो उसको छोड़ें और बंद करें, तभी कोई रास्ता और साफ हो सकेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।